हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो वी आर डूइंग दम सीरीज डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट। हमने इस सीरीज में 2020 जो 2 का पेपर है वो स्टार्ट किया है। हमारा उसका पार्ट 1 हो गया है। नाउ वी विल कवर द बाकी जो क्वेश्चंस हैं 15 के बाद इन दिस सेशन पार्ट 2 ऑफ 2022 का एग्जाम। जो ये दम सीरीज है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, हाउ कैन यू यूज दैट लिमिटेड नॉलेज टू क्लियर प्रीलिम्स कट ऑफ by applying the aptitude patterns and algorithms। इसको कुछ भी बोल लें आप, जो आपको बोलना है, so that you can understand the mindset of the examiner, because examiner के mindset को समझ के अगर आप पेपर को सॉल्व करते हैं then you will be able to solve the questions with a limited knowledge। वो लॉजिक्स जो डेवलप होंगे, जो कहते हैं कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन। उस कॉमन सेंस से जो लॉजिक जो हैं वो तभी समझ में आएंगे कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है। अदरवाइज फिर कौन सा लॉजिक सही होगा, दैट विल बी अ डिबेटेबल थिंग। तो वो पैटर्न्स रिकॉर्ड जो हम कर रहे हैं दैट विल बी इनकलकेटेड बाय यू विद इन योरसेल्फ, ताकि फिर आप पेपर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में यूपीएससी ये पूछना चाह रहा है, इस स्टेटमेंट में ये खेला हो सकता है। ये सारी चीजें आप पकड़ोगे। हमने बोला कि यूपीएससी के एग्जाम को आपको देखना है कि वो एक काइंड ऑफ अक्यूज्ड है और आप इन्वेस्टिगेटर हो, शर्लॉक होम्स हो। आपको डिकोड करना है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट कितनी सही है, कितनी गलत है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 या 16। हमने कल 15 डिस्कस कर लिया था, ये वाला यहां तक तो हमने कर लिया था 15 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। आपको बता दिया था कि हाँ, इमरजेंसी को तो दोनों को अप्रूव करना पड़ता है, लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। और टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये आपको बता दिया था कि हाँ ये लोकसभा की पावर है। तो इम्पीच अ प्रेसिडेंट किसकी पावर होती है, ये दोनों हाउसेस की पावर होती है। तो एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की कौन सी है, ओनली टू बी। हमने यहां तक कल डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 15 तक। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 16 आज के सेशन से। बट एक चीज है कि जब आपको ये पैटर्न्स डिकोड कर रहे हैं खुद ही, तो ट्राई करें इन पैटर्न्स को अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करें। अगर आपको लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डिबेट ऑन दैट, ताकि फिर हमारा जो भी पैटर्न है वो बने, ताकि आप उसको एक्सेप्ट भी करें, मतलब आपको विश्वास भी हो उस पैटर्न पे। ऐसा नहीं है याद करना है। तो आपको पहले बताया था दिस दम सीरीज डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट वाली सीरीज इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंट, जो होता ना एलिमिनेशन ट्री टेक्निक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, ये वो कुछ है ही नहीं है। हमें बस यूपीएससी के माइंडसेट को समझना है। और उसका माइंडसेट कहां पे लिखा हुआ है, जो उसके पास हमारे पेपर्स पड़े हैं, हमारे उसके पास जो हमारे पेपर हमारे पास हैं उसके पेपर्स, उसमें लिखा हुआ है उसका माइंडसेट। हम उसको डिकोड कर रहे हैं ना, इसको कोई रट्टाफिकेशन लगानी है, बस आपको करते रहना है। आपका अपने आप माइंडसेट वैसा बन जाएगा। जब आप पीवाईक्यूज को बार बार करोगे, एक बार तो हम कर रहे हैं, फिर दोबारा पीवाईक्यूज करें, तो लास्ट के 10 साल के पीवाईक्यू टेबल पे रख लें जो प्रीलिम्स दे रहे हैं इस साल, और बार बार उसको देखते रहें, ताकि आपका माइंडसेट भी वैसा बन जाए और आप देखते रहें कैसे क्वेश्चन सही कर रहा है, स्टेटमेंट्स कैसे गलत कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, with reference to the anti-defection law in India, consider the following statements. The law specifies that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to a house. Cannot join a political party पहला, within 6 months ये दूसरा। अब आपको इतना तो पता है एंटी डिफेक्शन लॉ से कि बात तो सही है, इंडिपेंडेंट मेंबर हो, नॉमिनेटेड मेंबर हो, इनको कुछ सर्टेन क्या दी जाती हैं, एग्जेम्पशन दी जाती हैं। और आपको एग्जाम्पशन तो सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर को दी जाती है। आपको पता है कि इंडिपेंडेंट मेंबर जीतने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है। हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर को लेके थोड़ी सी एग्जाम्पशन है कि उनको 6 मंथ्स दिए जाते हैं, उसके बाद वो ज्वाइन नहीं कर सकते, विद इन 6 मंथ्स ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां वर्ड क्या है, द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट ज्वाइन अ पार्टी विद इन 6 मंथ्स। मतलब ये कहना ये जा रहा है कि 6 महीने के बाद ज्वाइन कर सकता है। सर अगर नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद ज्वाइन कर सकता है, तो पहले 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आप उसको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करने दे रहे? बल्कि ये तो उल्टा होना चाहिए ना लॉजिक के बेसिस पे, कि पहला कुछ टाइम दे दो उसे सोचने का, बाद में वो ज्वाइन नहीं कर सकता है। बाद में जब मर्जी कर ले, पहले 6 महीने नहीं करेगा। तो पहले 6 महीने क्यों नहीं करेगा भाई? ऐसा क्या है 6 महीने में कि आप उसको बाद में करना अलाउ कर रहे हो, पहले नहीं कर रहे हो? तो जब यूपीएससी को पता था कि भाई विद इन 6 मंथ्स वो कर सकता है, उसने उल्टा कर दिया कि विद इन 6 मंथ्स वो नहीं कर सकता है। पर जब उसने स्टेटमेंट चेंज की कि विद इन 6 मंथ्स वो नहीं कर सकता है, तो अपने आप ही लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो यूपीएससी ने जब फैक्ट्स को इंटरचेंज किया,
तो वो इंटरचेंज करने वाला जो फैक्ट बना वो अपने आप में इलॉजिकल है। तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई, इसने उल्टा किया है। जब उल्टा किया, स्टेटमेंट बहुत ही इलॉजिकल है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। सेकंड है, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड, आपको पता है ना कि एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर डिसीजन लेता है इन केस ऑफ लोकसभा, और स्पीकर पे क्वेश्चन उठते रहते हैं कि वो डिसीजन नहीं ले रहा है, तो तभी नहीं ले रहा होगा ना बिकॉज लॉ में कोई टाइम फ्रेम नहीं लिखा होगा। ये स्टेटमेंट लॉजिकल है, डिपेंड करता है, आप न्यूज में पढ़ते रहते हैं तो कैसे महाराष्ट्र में कैसे वो स्पीकर बायस होकर डिसीजन नहीं लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता भी रहता है कि डिसाइड करो डिसाइड करो। ये न्यूज में भी था और आपको लॉजिकली भी पता है। तो आंसर इज 2 इज करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट। तो इसमें लर्निंग क्या है इस क्वेश्चन में कि जब यूपीएससी जो चीज सच होती है उसको उल्टा कर देता है, जो उल्टा करता है कई बार, तो वो उल्टा करने से स्टेटमेंट बिल्कुल की इलॉजिकल बन जाती है, तो उसे एलिमिनेट करना इजी हो जाता है उस सेंस में। आया समझ में? अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और मैं पहले फिर बता रहा हूं, जो मैं ऐसे ये पेन चला रहा हूं ना, मैं भी बैठ के सॉल्व कर सकता हूं कि भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिटर। हमारा पर्पस वो है ही नहीं, हमारा पर्पस है कि आपको पेपर में सेम पेन चलाना है, सेम सर्कल करने हैं, बिकॉज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे यूपीएससी के झूठ को पकड़ें। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आपको यह तो पता है कि पार्लियामेंट की मीटिंग में गवर्नमेंट के बंदे आ सकते हैं, ये आपको पता है। अकेले यही आएंगे तो क्या है भाई, जैसे अटॉर्नी जनरल है या सॉलिसिटर जनरल है, वही अकेले ऑफिसर क्यों होंगे? ओनली ऑफिसर। बाकी ऑफिसर्स इनके सेम लेवल के नहीं है। मान लो कोई ऑफिसर्स हैं जो इनसे बड़े लेवल के हैं, उनको तुम अलाउ नहीं करोगे, इसको कर दोगे। या फिर बाकी ऑफिसर जो इनके नीचे भी होंगे, ऑफिसर्स को अलाउ करने का मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका भी पार्लियामेंट में जाके वो लेजिस्लेचर को सुन पाए। तो ओनली ऑफिसर्स, बाकी ऐसे क्या है इनमें कि बाकी ऑफिसर अलाउड नहीं है? तो ये ओनली वर्ड इज वेरी एक्सट्रीम और इट डजंट मेक एनी सेंस। ओनली ये शो कर रहा है बस यही ऑफिसर्स इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑफिसर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम प्रिंसिपल लेवल पे जाएं कि इनको भी क्यों अलाउ किया जा रहा है जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही नहीं, बिकॉज ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जाके पार्लियामेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसमें? जाके डिबेट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स राइट टू वोट तो इनके पास नहीं होगा, बट एग्जीक्यूटिव कैन बी प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। इफ दीज ऑफिसर्स आर प्रेजेंट, then this principle can be applied to other officers also. So this statement will be incorrect. This statement is incorrect. अगला है according to the constitution। जैसे ही ये आए पहले इसको सर्कल कर लें और बड़ा बड़ा देखें इसको कि भाई according to the constitution of India ये चीजें जनरली क्या होती हैं? गलत होती हैं। आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा, आगे पढ़ लेते हैं। The Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns। भाई अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और कोई इलेक्शन होते हैं? नहीं। तो रिमूव भी कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। और क्यों लिखेंगे हम ऐसे कि गवर्नमेंट के जाने से उसे जाना चाहिए? इट मींस हम अटॉर्नी जनरल को, जो एक कौन सी पोस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आपको पता है अटॉर्नी जनरल की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। एंड वी वांट अटॉर्नी जनरल टू बी न्यूट्रल ऑल्सो। भाई वो गवर्नमेंट का लॉयर होता है, पर हम ये तो नहीं चाहते ना कि वो किसी एक पार्टी का हो। पार्टी का तो ना हो, गवर्नमेंट का होता है। वो पार्टी और गवर्नमेंट में फर्क है। अगर एक गवर्नमेंट रिजाइन करती है मतलब पार्टी रिजाइन करती है, तो उसको भी रिजाइन करना है। ये तो फिर क्या बन जाएगी? अटॉर्नी जनरल एक पॉलिटिकल पोस्ट बन जाएगी। होती है पॉलिटिकली है, पर हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिख के इसको पॉलिटिकल पोस्ट नहीं बना सकते। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो दिस आइडिया इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो उस सेंस में दीज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, बोथ आर इनकरेक्ट। तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आपने उसको एक्स्ट्रापोलेट करके यहां पे पहुंचे। आया समझ में? और वैसे भी वर्ड क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे आपको वैसे क्या हो जाना चाहिए? थोड़ा से आपके दिमाग खटकना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो यहां पे खेला गया होगा।
नेक्स्ट इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया, विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय कोर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है मैंडमस को लेके कि मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन unless it is entrusted with a public duty. And we all know that habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto, आपको इतना तो पता है कि यहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगता होता है कि भाई सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मतलब मोस्टली किसके अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, और ये प्राइवेट बंदों पे नहीं लगती हैं रिट्स, प्राइवेट बंदों पे नहीं लगती है, बस एक लगती है कौन सी, हैबियस कॉर्पस। तो हाँ, मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। हाँ, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अगर वो पब्लिक ड्यूटी में फिर तो लगेगी, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मैंडमस प्राइवेट में क्यों लगेगी, क्योंकि मैंडमस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज योर, यहाँ मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। तो कमांड किसको दी जाती है, पब्लिक अथॉरिटी को, ना कि प्राइवेट को, बिकॉज प्राइवेट के पास अपनी फ्रीडम है। तो वी कमांड मतलब गवर्नमेंट पे ही होती है, प्राइवेट पे नहीं लगती है। मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, दैट विल इनकरेक्ट बिकॉज मैंडमस कैन बी अप्लाइड ऑन अ गवर्नमेंट। तो 1 और 2 आर आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं कि अगर ये बोल रही है ये मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट इज मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब ये गवर्नमेंट पे नहीं लगती है, ये बोल रही है गवर्नमेंट पे लगती है, दोनों ऑपोजिट हैं। तो दो 1 और 2 बोथ कांट बी टुगेदर, या तो 1 होगा या 2 होगा, और चांसेस 1 के ज्यादा हैं एज कंपेयर टू 2, बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट पे तो ये लगती है, गवर्नमेंट पे तो ये लगती है। तो 1 और 2 आपस में ऑपोजिट हैं, दोनों इकट्ठे हो नहीं सकते। चांसेस किसके ज्यादा हैं, 1 के ज्यादा हैं, तो 1 लगाऊंगा मैं। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव टू कोर्ट और टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यो वारंटो। अब क्यो वारंटो जो होती है वो होती है व्हाट इज योर अथॉरिटी, ये होती है क्यो वारंटो, व्हाट इज योर वारंट, व्हाट इज योर अथॉरिटी। तो क्यो वारंटो होता है क्या तुम्हारी अथॉरिटी है। हाँ, इस पे पीआईएल का आइडिया अप्लाई होता है जैसे हैबियस कॉर्पस में होता है। या पढ़ते हैं हैबियस कॉर्पस एंड जो हमारा क्यो वारंटो होता है, इसमें आपके पास कोई भी इंसान जा सकता है जिसके राइट्स वॉलेट ना हो, वो भी जा सकता है। तो ये तो नॉलेज के बेस पे सही है। तो तीसरा तो अगर मान लो नॉलेज के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं, पर हम देखते हैं कि पहले 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे, जो पहली 2 स्टेटमेंट्स हैं इसके बेसिस पे देखते हैं कि भाई क्या बनता है नीचे। यहां देखें नीचे क्या बनता है, 1 और 2 बोथ कांट बी टुगेदर, आपने काटा, और 1 और 2 में किसके ज्यादा चांसेस हैं सही होने के, 1 के। तो आंसर क्या है, अपने आप आ गया। 3 तो अपने आप ही आ गया ना, 3 तो अपने आप ही सही स्टेटमेंट हो गई है। जैसे आपने 1 2 इकट्ठे वाले काटे तो 3 तो अपने आप ही क्या हो गया, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई है। ऑप्शन भी ऐसे सेट किए हैं, तो 1 2 में से कौन सा बेटर ऑप्शन था, 1। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर जो हमारा है नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बड़ा कॉमन सेंस लॉजिकल वाला है, इस पे पूरा दम सीरीज लगेगी हमारी। तो जब मैं बोलूंगा ना दम लगाएं इस पे, तो दम का मतलब है यूपीएससी के माइंडसेट को डिकोड करें। हमने डिकोड जो किया है उसके बेसिस पे जो हमारे पास माइंडसेट आया है उसे बोल देता हूं मैं दम। तो बाद में जिन्होंने लेक्चर नहीं लगाए वो कंफ्यूज ना हो, व्हाट इज दम। दम सिंपली मीन्स यूपीएससी माइंडसेट जो हम बना रहे हैं, उस माइंडसेट को जब अप्लाई करते हैं तो वो दम चीज बोल देता हूं मैं। विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और मैंने आपको एक चीज बता रखी है पहले, क्या आप बताएंगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स में कोई भी जो अच्छी बात है लिखी होती है वो गलत नहीं होती है, बिकॉज गवर्नमेंट को नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाया जाता है। तो जो भी चीज लिखी होगी पॉजिटिव वो सही होगी, उसको उल्टा करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। वो चीज कभी दिखाते नहीं स्कीम्स में, स्कीम्स में हमेशा अच्छी बातें लिखी होती हैं। पहला है प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। भाई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, गवर्नमेंट की स्कीम है। अब कोई प्राइवेट बंदा इससे फॉलो करना चाहे करे, नहीं करना नाच करे, क्योंकि भाई प्राइवेट के पास अपनी भी राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड है ना, ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है। तो ऐसे तुम उसमें मैंडेटरी कैसे कर दोगे। तो आइडिया ऑफ बेसिक फिलोसफीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली।
भाई आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है, आपको इतना पता है आयुष्मान भारत सभी के लिए नहीं है, इट इज फॉर ओनली सर्टेन सेक्शंस, जिसको हमने निकाला है उनकी डेप्रीवेशन के बेसिस पे, सर्टेन सेक्शंस के लिए। तो सारे इसका पार्ट हो, इट इज नॉट अ आइडिया, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल स्कीम, इट इज बेसिकली अ स्कीम विच इज वेरी वेरी अ टारगेटेड वन, बेनिफिशियरीज आर टारगेटेड। इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस कंट्री। हाँ, ये तो अच्छी फीचर है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में क्या होगी, पोर्टेबिलिटी होगी। एंड दिस पोर्टेबिलिटी शोज कि भाई जो है ये हमारा इंडिया है, उसमें आप पूरा क्या क्या पोर्टेबिलिटी है, इधर से उधर जाएं, इधर से उधर जाएं, आपस में सारी चीजें क्या हैं, लिंक्ड हैं। और ये अच्छा एस्पेक्ट है स्कीम का, ये तो सही होगा। हाँ, पहला गलत है और दूसरा गलत है। पहला, अब ऐसे करें, पहला ही गलत मान लें, पहला तो पक्का ही गलत है, बिकॉज पब्लिक एंड प्राइवेट ऑप्शन मस्ट अडॉप्ट इट। ये तो वैसे ही गलत हो गया प्राइवेट वाला, तो या इसके बेसिस पे किया तो आंसर वैसे ही क्या आ गया 3। 1 की गलत किया अपने आप, 2 क्या हो गया गलत, तो 3 आंसर इज द आंसर जो आपको ध्यान में रखना है। अगला है विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विद रिस्पेक्ट टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसको देखें डिप्टी स्पीकर को, अब आराम से पढ़ें इसको, क्या बोला है इसमें। एज पर द rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. As per rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, मतलब ये तो पक्का पता लग गया कि कैसे इलेक्शंस होंगे, ये कौन डिसाइड करता है। ये कहां पे लिखा है, संविधान में नहीं लिखा है, ये रूल्स में लिखा है कि डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस कौन करवाएगा, ये कौन बताएगा, ये सब कुछ रूल्स में लिखा होगा। ऑफ कोर्स ये संविधान में नहीं लिखा होगा। स्पीकर के इलेक्शन कौन करवाएगा, ये भी सब चीजें कहां लिखी होंगी, रूल्स में लिखी होंगी। क्योंकि हाउस कैसे चलेगा वो तो ऑफ कोर्स कहां लिखा होता है, रूल्स में लिखा होता है, संविधान में तो क्यों लिखा होगा। और मुझे एक चीज बताएं, स्पीकर हेड होता है किसका, लोकसभा का। अब उस लोकसभा में डिप्टी स्पीकर आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर। तो पहले हम जब काम करते हैं, लोकसभा नहीं मिलके आते हैं, हम पहले स्पीकर बिठाते हैं, बिकॉज बाकी सारे काम स्पीकर को ही करने होते हैं। डिप्टी स्पीकर इज अ पार्ट ऑफ लोकसभा, तो उसमें कौन रेगुलेट करेगा, स्पीकर एज अ हेड ही बताएगा, ना कि प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट तो बस स्पीकर के बारे में बताता है। बिकॉज स्पीकर को अपॉइंट करना इज अ काम जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद तो स्पीकर बन ही गया है, तो फिर स्पीकर डिसाइड करेगा। लॉजिकल। There is a mandatory provision that the election of a candidate as a deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or ruling party। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपने पता होता है ना कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन बनेंगे, संविधान में कहीं नहीं लिखा है। और नथिंग इज मैंडेटरी, कस्टम हो सकता है, ये कस्टमरी प्रैक्टिस हो सकती है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। और कस्टमरी भी उल्टी है कि डिप्टी स्पीकर कहां से आएगा, डिप्टी स्पीकर किसका आएगा, ऑपोजिशन पार्टी का आएगा। मतलब ये चीजें मैंडेटरी तो हो ही नहीं सकती हैं, ये तो इलेक्शन होते हैं उसमें डिसाइड होता है, और जो कन्वेंशन है वो फॉलो करते हैं, कोई चीज मैंडेटरी तो है ही नहीं है। ये तो कहीं लिखी नहीं हो सकती है कि भाई नहीं इस पार्टी का आएगा, वो तो वैसे ही अगेंस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल्स के। क्योंकि जो भी आएगा वो डिपेंड करता है उसके बाद वोट आती है या नहीं आती है। तो ये तो बात गलत है, ये तो ऐसा हो गया कि आपने कहीं लिख के चीजें फिक्स कर दी। अगला है, दूसरा तो गलत है, पहला सही है। द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम power as of speaker when presiding officer presiding over the sitting of the houses and no special lies, now no appeal lies against his rulings। भाई जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर का काम कर रहा है तो ऑफकोर्स उसके पास स्पीकर की पावर आ गई, काम खत्म फिर तो। एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग्स, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट वाली पावर्स आ जाएंगी ना, बिल्कुल आ जाएंगी। क्योंकि जब प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे तो सारी पावर्स जो प्रेसिडेंट को मिलती हैं वो आपको भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगला है, द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब इसको देखें, स्टेटमेंट को, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर। अब मुझे बताएं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर बोथ आर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, मानते हैं इस चीज को। अगर दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं तो हम चाहते हैं कि ये दोनों ऑफिसेस पॉलिटिकल कंसीडरेशन से डिसाइड ना हो, बिकॉज दिस प्लेयर्स शुड बी बेसिकली नॉन बायस्ड, नॉन पॉलिटिकल होने चाहिए।
तो अगर प्राइम मिनिस्टर ही उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिकल पोस्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो अगर वो कर रहा है तो मतलब तुम पॉलिटिकल इंटरफेयर कर रहे हो उसके इलेक्शन में, दैट इज अगेंस्ट द आइडिया, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, तो 1 and 3 आर करेक्ट। तो आंसर देखें इसका 1 and 3 आर करेक्ट कि 1 3 है या नहीं है। अब देखें नीचे जाके 1 and 3 करेक्ट में देखें कि भाई क्या हिसाब किताब है। 1 and 3 आर करेक्ट, 1 2 3 इसमें भी आ रहे हैं, ये गए, 1 2 2 तो गलत है, तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया सही, तो 1 and 3 आर करेक्ट, आंसर इज ए इज द आंसर। आया समझ में? ऐसे लॉजिक लगाने हैं, जब ऐसे लॉजिक लगाने स्टार्ट किए फिर आएगा मजा। तो चीजें पढ़ें, तो व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ट्राई करें चीजों को लॉजिकली पढ़ें। जो बोलते हैं ना कि प्रीलिम्स फैक्चुअल हो गया है, हाँ प्रीलिम्स में फैक्ट आर इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बट मोर इंपॉर्टेंट इज एनालिसिस और दिस लॉजिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम लॉजिक्स बिकम सो इंपॉर्टेंट कि फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो अगर आप देखें तो समटाइम्स लॉजिक्स आर सो इंपॉर्टेंट कि फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो लॉजिक्स पे फोकस करें, चीजों को जब पढ़ें तो समझ के पढ़ें, ताकि पेपर में जाके मेरे को स्टेटमेंट को डिकोड करके लॉजिक के बेस पे देखना है सही है गलत है, ना कि सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे। ऑफ कोर्स फैक्ट्स आपको हेल्प करते हैं लॉजिक को डेवलप करने पे, पर देयर आर अदर वेज आल्सो, विदाउट फैक्ट्स यू कैन आल्सो डेवलप लॉजिक्स बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एग्जामिनर। आप स्टूडेंट की तरह सॉल्व ना करें पेपर। जब स्टूडेंट की सॉल्व करते हैं तो आप सिर्फ फैक्ट्स देखते हैं, व्हेन यू सॉल्व लाइक एग्जामिनर फिर आप उसकी माइंडसेट को भी समझते हैं। दैट्स द पर्पस ऑफ दिस सीरीज। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide। भाई कहां याद करते हैं मीथेन को बार बार, या याद करते हैं लाइव स्टॉक में, या तुम याद करते हो किसमें, वो जगह जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, और वो होती है पैडी कल्टीवेशन, जहां पे राइस में वो पानी में रखा जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो आपको पता है कि पैडी कल्टीवेशन यहाँ कैटल में होता है, तो पैडी मतलब राइस, तो हमारा आंसर क्या है, राइस, बी इज द आंसर। पूछा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि इनमें नहीं निकलती हैं, इनमें भी निकलता सारा कुछ, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, राइस, बिकॉज ऑफ द टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रेडी जो राइस या पैडी कल्टीवेशन में क्यों ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला है क्वेश्चन इज 22, और ये पढ़ते भी रहते हैं आप, इट्स नॉलेज बेस्ड ऑल्सो। और व्हेन यू एवर स्टडी अबाउट मीथेन का सोर्स, पहला आता है पैडी कल्टीवेशन, या जो आता है हमारा कि जो हमारा मीथेन निकलता है पैडी कल्टीवेशन से निकलता है या लाइफ स्टॉक से निकलता है। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 22, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच ऑल्टरनेटिव wetting and drying of rice field is practice results in। भाई सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मतलब जैसे हम राइस की कल्टीवेशन करते हैं उसके ऊपर एक टेक्निक आई है जिसका नाम क्या है, जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अब मुझे बताएं ये टेक्निक कुछ अच्छी टेक्निक आई होगी, पॉजिटिव टेक्निक, उससे चेंजेस भी क्या आए होंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्कीम आई है तो चेंजेस भी क्या है, पॉजिटिव हैं। अब देखते हैं कि क्या इनसे ऐसा ऐसा हो सकता है। पहला है मीथेन प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि आप देखें, अब मैं को पहले ही बताया था मैंने आपको, पढ़ते हैं अभी, पर देखें एक क्वेश्चन आया था ना कि जब भी कभी एक क्वेश्चन है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो जो पहला क्वेश्चन होता है उसका आंसर वही होता है जो कि अगले क्वेश्चन का थीम होता है। अगले क्वेश्चन का थीम क्या है, राइस, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप क्या हो जाएगा, राइस। और इसकी स्टेटमेंट में भी बात की है कौन सी, मीथेन की, तो वैसे ही सारी चीजें क्या आपस में लिंक हैं। तो व्हेन क्वेश्चंस आर लाइन बाय लाइन देन समटाइम्स यू कैन फाइंड आंसर। इस क्वेश्चन का रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी दिख रहा होता है। वी हैव डन दैट इन 2 केसेस बिफोर, दिस इज अनदर केस एग्जांपल ऑफ दैट। चाहे वो जो हमारा अशोकन इंस्क्रिप्शंस का क्वेश्चन था, या उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन देखा था, सेम है। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में क्या है, क्या क्या फायदे होते हैं। पहला है रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन। राइस में मीथेन ज्यादा निकलती है तो ऑफ कोर्स कुछ अच्छा ही कर रहा होगा, बढ़ा तो ना रहा होगा, तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज होती है, वाटर यूज होता है, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, तो पॉजिटिव बात है।
सीड रिक्वायरमेंट अपने आप क्या होगा, पॉजिटिव बात है। तो जब आप सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यूज करेंगे तो सीड भी कम चाहिए होगा, मिथेन भी कम निकलेगी और इलेक्ट्रिसिटी भी कम होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी कम होगी तो वाटर कम होगा, वाटर कम होगा तो मिथेन कम होगी, और अपने आप क्या होगा, जब शाम अच्छा हो रहा है तो सीड की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पॉजिटिव चीज़ के सारी पॉजिटिव चीज़ लिखे हैं, दिस स्कीम इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो इसके स्टेटमेंट होंगे वो भी पॉजिटिव है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर विल बी डी। तो डी इज द आंसर। नाउ लेट्स सी 23 नंबर क्वेश्चन। Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a desert? भाई वेस्ट अफ्रीका की कौन सी लेक है जो ड्राई हो गई है और टर्न हो गई है किसमें, डेजर्ट में। मुझे एक चीज बताओ भाई, इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, ये 4 लेक लिखी हैं, मैंने आपको बताया था ओड वन आउट। ओड वन आउट मतलब किस एस्पेक्ट का ऑड वन आउट, ओ ओ ओ, कि जो लेक लिखी है ऐसी कौन सी लेक है जो आप नहीं सुनते हैं, फिर अगर आप वो नहीं सुनते हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलती है, फिर एग्जामिनर उस लेक को कहां से ढूंढ के लेके आया, क्योंकि वो आंसर था तभी वो लिखी है। अगर वो आंसर ना होता तो वो क्यों ढूंढता एग्जामिनर उस लेक को। तो उस सेंस में एक लेक विक्टोरिया है, एक लेक फैग्यूबिन है, एक अगुटा है, एक वोल्टा है। आप विक्टोरिया सुनते हैं, वोल्टा सुनते हैं, ये दो बची फैग्यूबिन एंड अगुटा, ये भी मैंने सुनी हुई है, आप भी सुनते होंगे, पर ये कभी नहीं सुनी है। इट्स वेरी यूनिक नेम, पहली बात तो देख के लग रहा है। अगर ये सही नहीं है तो कहां से उसको मिला ये ऑप्शन। ये थोड़ा ना यूपीएससी ऐसे सेट करता है कि मैं एक यूनिक सा नाम ढूंढूंगा जो आंसर नहीं होगा। जो आंसर नहीं होता उसके लिए बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता, बड़े कॉमन से नाम यूज करता है। जितना ज्यादा स्पेसिफिक टर्म होगा, जितना ज्यादा यूनिक नाम होगा जो कि कॉमन इंसान को नहीं पता होता है, आंसर वही होता है। तो इसका आंसर बी और सी में से लगा सकते थे। हाँ, अगर सी के बारे में सुना हुआ है तो फिर आंसर बी लगाते। मैंने बी लगाया था और बी इसका आंसर है, बिकॉज मैंने अगुटा सुना हुआ था। पर एटलीस्ट आप बी और सी में तो पहुंच जाते, ये आप इतना जस्टिफाई कर पाते। ये क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं था, 50-50 था, यहां पे खेला जा सकता था। अब एक चीज समझें, आप किसी क्वेश्चन किसी टॉपिक को बहुत आपने अच्छे से पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद आप 50-50 पे पहुंच रहे हैं। एक आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपको नॉलेज नहीं थी, फिर भी आप 50-50 पे पहुंच रहे हैं। एटलीस्ट आप दोनों केसेस में, एक में नॉलेज के बेस पे, एक में लॉजिक के बेस पे 50-50 पे पहुंच रहे हैं। अगर 50-50 पे पहुंच गए, इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट चांसेस है ये 50% सही हो सकता है। बट हमने लास्ट में लॉजिक लगाया कि लेक फैग्यूबिन है, जो लेक फैग्यूबिन है ये तो बड़ा यूनिक नाम है, ये कहां से ढूंढा होगा अगर ये आंसर नहीं है। अगला है नेक्स्ट गांडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। पंगे ना लें, इसमें पंगा ना लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। ये स्किप करने वाला क्वेश्चन था क्योंकि सारे नाम सुने हुए हैं, कावेरी, मंजीरा, पेनार और तुंगभद्रा, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन हैज टू बी लेफ्ट, दिस क्वेश्चन हैज टू बी लेफ्ट। ये डॉट बॉल है, अगर इसमें करेंगे वैसे ही सोच लेंगे नहीं नहीं पेनार लग रहा है, तुंगभद्रा लग रहा है, मंजीरा लग रहा है, ये काम ना करें कि मेरे को ये लग रहा है ऐसा हो सकता है, तो ये काम ना करें। तो इसका जो आंसर है, पर ये क्वेश्चन क्या है, डॉट बॉल ही जानी चाहिए थी। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ रहे हैं और सही भी हो रहा है तो भी कोई खुश होने की बात नहीं है, करके ना आना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये तो सही हो गया तुक्के से, पर आगे सही होंगे ये कोई गारंटी नहीं है। तो उस सेंस में ये जो है क्वेश्चन शुड बी स्किप्ड और इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इसका आंसर तो सी है पेनार, पर करना नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। पीक आई हैं और पीक पूछा है और माउंटेन्स पूछे कहां पे है। बड़ा आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी की, आपने हिमालयस के बारे में पता है, पीक या इस एरिया के बारे में पता है, पीक छोड़ दें। जैसे मैं आपसे पूछूं नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा है आपने, इज इन मेघालय, तो सिक्किम हिमालय में कैसे हो जाएगा ये। नंदा देवी उत्तराखंड में है और ऑफ कोर्स नंदा देवी और कुमाऊं हिल्स, कुमाऊं भी क्या है उत्तराखंड में है, तो मैच कर रहे हैं नंदा देवी और कुमाऊं।
नामचा बरवा इज अ प्लेस, नामचा बरवा इज अ प्लेस जो इंडिया के बिल्कुल ईस्ट में है। वो बेंड पॉइंट आता है ना, तो ये तो हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज में है। गढ़वाल हिमालयाज, गढ़वाल कहाँ यूज होता है? उत्तराखंड में। तो कुमाऊं हिमालयाज और गढ़वाल हिमालयाज उत्तराखंड के हैं, और ये इंडिया के एक्सट्रीम उधर उधर है नामचा बरवा। नामचा बरवा सॉरी इधर नहीं है, नामचा बरवा कहां पे है? कहने का मतलब आपको ये तो पता है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने ये डायरेक्शन गलत सेट कर दिया आपको। आपको ये तो पता है नौकरे किधर मेघालय, बायोस्फीयर्स ऑफ नंदा देवी उत्तराखंड में है, और ये भी उत्तराखंड में है, तो इसके होने के चांसेस क्या है? थोड़े से ज्यादा हैं, 80-90% ये सही होगा, उत्तराखंड में ही है। अब नामचा बरवा और गढ़वाल हिमालयाज, अब गढ़वाल हिमालयाज कहां पे आते हैं? ये उत्तराखंड में नाम है, गढ़वाली लैंग्वेज अगर उससे लिंक कर पाए तो गढ़वाल हिमालयाज आर बेसिकली इन उत्तराखंड। अब वो अगर वो उत्तराखंड में है एंड यू नो नामचा बरवा कहां पे है, तो दोनों का अगर आपको गैप बन रहा है तो समझ में आएगा कि भाई सेम जगह पे नहीं है। तो नामचा बरवा, आप कभी ब्रह्मपुत्रा रिवर पढ़ते हैं? जब आप कभी ब्रह्मपुत्रा रिवर पढ़ते हैं तो इंडिया के एक्सट्रीम ईस्ट में ईस्ट साइड ही है ना, ईस्ट में जो बेंड होती है ब्रह्मपुत्रा उस साइड आता है। इतना भी नहीं पता, इतना तो पता है ना कि नामचा बरवा इज इन अरुणाचल प्रदेश की साइड पे है। ईस्ट इधर होता है, ये वेस्ट था जो मैंने बनाया था, ईस्ट इधर है ना, तो ईस्ट इधर हमने ईस्टर्न साइड पे इंडिया की, ये ईस्टर्न साइड पे है, ये जाके इंडिया की वेस्टर्न साइड पे है, बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे। तो 1 और 3 तो गलत हैं। 1, 3 गलत मतलब आंसर तो अपने आप भी आ गया। हम इस पे श्योर नहीं थे पर श्योर होना पड़ा बिकॉज कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसे करके इसको यहां पे पहुंचे, आंसर इज बी। आया समझ में? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ये सारे क्वेश्चन ना हिम्मत ना हारें। आपको पहले बताया था जो ये दम सीरीज है, इसका दम माइंडसेट ये है कि आपको तब तक हिम्मत नहीं हारनी है जब तक आपने क्वेश्चन पढ़ के, सारी स्टेटमेंट्स पढ़ के, हिम्मत तब हारनी है जब सब कुछ करके भी ना आए। जस्ट बिकॉज ये सुना नहीं है, डर ना जाए उससे, ये वर्ड सुना नहीं है, डर ना जाए, बिकॉज आप और इंफॉर्मेशन देखेंगे फिर उसको इसके आसपास लाने की कोशिश करेंगे। और बहुत बार बताया भी है कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसको पढ़ के क्वेश्चन समझ में आ जाता है क्या पूछ रहा है। आपने कोई चीज पूछी, आपको समझ नहीं आई, स्टेटमेंट्स पढ़ी तो समझ में आ गई, क्योंकि स्टेटमेंट्स में ही आंसर लिखा होता है। तो आप अपना, आपकी जो इंफॉर्मेशन माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में है, जो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, स्टेटमेंट पढ़ने से वो कॉन्शियस माइंड में आनी स्टार्ट हो जाती है, तो रिकलेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है ऐसे बोलने। तो फिर कई बार मेंस में ऐसा होता है, ब्लैंक पेज लिखना होता है, प्रीलिम्स में सामने आंसर लिखा हुआ है, बस डिटेक्ट करना है, तो वो पढ़ के बड़ा बेनिफिट होता है। ये आपने पहले भी रियलाइज किया होगा। लास्ट जो भी हमारे लास्ट के इतने सेशंस हुए हैं, 11 सेशंस हो गए हमारे अप्रॉक्सीमेट, तो 11 सेशंस में आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। आई होप इन दिस 11 सेशंस आपका माइंडसेट बनना तो स्टार्ट हो गया होगा कि भाई बिल्कुल सही बात है, दम माइंडसेट अप्लाई करके चीजें आसान हो जाएंगी। इफ दिस इज हैपनिंग टू यू, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि बाकी बच्चों को भी ट्रस्ट बने, और आपको अगर ट्रस्ट बन गया है तो ट्राई टू हैव दैट फीलिंग कि भाई हाँ सच में आया है। सो आई विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड अगर मेरा ये किया हुआ प्रोसेस आपको हेल्प कर रहा है इन एनी मैनर। कोई इशू है, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट, बट बी वेरी ट्रांसपेरेंट, बी वेरी बोल्ड एंड ऑब्जेक्टिव। बट हमारा गोल यही है, हमें वो माइंडसेट को करना है। हमारे माइंडसेट में आपको लगता है ये माइंडसेट जो आपने डिकोड किया है वो ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, बिल्कुल करें ये काम, लेट्स बी अ कन्वर्सेशन, बट ये करना पड़ेगा, इतना पक्का है। The term Levant often heard in news roughly corresponds to which of the following regions? भाई आपको नहीं पता है लेवांत रीजन, पर आपने ये तो पढ़ा है कि जब वो आई थी, IS जो भी थी, वो बात कर रही थी इस रीजन में बनाएंगे, लेवांत रीजन में। मतलब आपको समझ में आया कि ये जो रीजन है ये अरब स्टेट्स वाला रीजन है, इतना आपको समझ में आ गया। ये बात क्योंकि वही हो रही थी इराक और सीरिया की, इतना समझ में आ गया। ये कहाँ पे थी बॉडी? इराक और सीरिया में। अब आपको समझ में आता है कि जो इराक सीरिया का रीजन है, ये जो मेडिटेरियन सी इधर है और ये रीजन इधर है, ये समझ में आ गया आपको। इराक और सीरिया का बॉर्डर करता है ना, सीरिया का बॉर्डर टच करता है किसको? मेडिटेरियन सी को। अब पढ़ते हैं उसके बेसिस पे, जैसे हम आपको दिखा दें मैप में, आपको ये पहले दिखाया भी हुआ है कि भाई अगर आप बस ये डिकोड कर लेते कि लेवांत की बात आइसिस कर रहा था या ISIL थी, तो उससे वर्ड लेवांत आता है।
ये भी कर पा रहे थे तो भी अच्छी बात है, पर मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे हमारा रीजन है जो वेस्ट एशिया वाला, उसमें कैसे इराक एंड सीरिया अगर आप देखें तो कैसे वो मेडिटेरेनियन सी को खुलता है, कौन सी कंट्री खुलती है। तो देखें यहां पे जैसे ये है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो इजराइल के आसपास वाला है ये रहा, ये है। इधर आप देखेंगे तो इराक तो लैंड है, लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड सॉरी, कि इराक तो जो हमारा ये है ना, इराक तो खुलता है हमारा किधर, ये है जो यहां पे देख रहे हैं, इराक तो खुलता है इस साइड, पर्शियन गल्फ की साइड थोड़ा बहुत, उधर से लैंड लॉक्ड है मेडिटेरियन से। पर हाँ, सीरिया खुलता है और इसी रीजन में आईसिस एक्टिव था, इराक और सीरिया में, और तभी बोलते थे लेवांत उसको, आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ, जो वो इराक एंड लेवांत रीजन, इराक एंड लेवांत रीजन। तो समझ में आया, लेवांत रीजन तो सीरिया वाला है, मतलब रीजन अक्रॉस द अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स। मुझे बताएं, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन मतलब इस साइड पे, भाई मेडिटेरेनियन है ना, तो आपने देखा इधर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स, ये बता रहा है, ये कह रहा है, ये आगे क्या बोल रहा है, रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीका स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, वो बोल रहा है ये वाला रीजन, ये बोल रहा है पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पर्शियन गल्फ यहां पे एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहां पे तो नहीं है, द इंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरियन सी, वो बोल रहा है लास्ट वाला सारा का सारा, इंटायर वर्ड है वो तो वैसे ही गलत हो गया, इंटायर तो वैसे ही गलत हो गया, पता है ना आपको, इंटायर तो नहीं है यहां, तो फिर यूरोप भी आएगा, वो तो बात नहीं कर रहे यूरोप की। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स के चांसेस क्या हैं, ये ना ये इसकी बात कर रहे हैं नॉर्थ अफ्रीका की, ना बात कर रहे हैं पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। ये पर्शियन गल्फ की जब बात करते हैं तो वो जो रीजन आता है उसमें सीरिया तो नहीं आता है, तो चांसेस हैं ए सही होगा, ए सही होगा, बिकॉज यहां पे जो रीजन की बात हो रही है वो सीरिया वाले रीजन की बात हो रही है। लेवांत जो टर्म है ये सीरिया से, इराक और सीरिया से एसोसिएटेड है, तो द रीजन अलोंग पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो नहीं है सर, पर्शियन गल्फ है उधर, फिर उसके नीचे आता है जो हमारा ये पर्शियन गल्फ है, बीच में इधर सऊदी अरेबिया आता है, फिर इधर कौन सा है, रेड सी इधर है, इधर भी कह रहे हैं आप, इधर भी कह रहे हैं आप, दो साइड तो नहीं है, बात तो इस्लामिक नेशंस की हो रही है। तो ए और सी में से बेटर ऑप्शन क्या है, बेटर ऑप्शन इज सी, बस अगर आपने, सॉरी बेटर ऑप्शन इज ए, अगर आपने ये किया हुआ है कि लेवांट के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो यू कुड रीच टू दैट आंसर, ये भी किया जा सकता था। नेक्स्ट देखें, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। पहले देखा ना हमने, आया था यूक्रेन को कौन टच करता है, फिर पूछ रहे हैं अफगानिस्तान को कौन टच करता है, उस टाइम अफगानिस्तान न्यूज में था, यूएस से निकला था अफगानिस्तान से, तो उस टाइम की बात है ये। आजकल ईरान न्यूज में है तो ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ लेंगे, कौन कौन से कंट्रीज अफगानिस्तान को बॉर्डर करते हैं, ये तो मेरे को पता लग गया, पांचों तो नहीं होंगे क्योंकि फैक्ट है आगे पीछे खेला होगा, मैं तो डी तो नहीं लगाऊंगा, ये इसलिए नहीं लगाऊंगा डी क्योंकि फैक्ट्स हैं, लॉजिक होते तो मैं डी भी लगा देता, फैक्ट्स को चेंज करना आसान है। और अफगानिस्तान है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया टच करता है अफगानिस्तान, पर अजरबैजान तो इधर है ना कॉकस रीजन में, अर्मीनिया और अजरबैजान देखेंगे तो अजरबैजान और अर्मीनिया और अजरबैजान तो नहीं टच करता है, नहीं करता है, तो आंसर क्या आ गया अपने आप, सी। इतना पता हो कि अजरबैजान तो टच नहीं करता है, जिसको थोड़ी बहुत रीजन है, बिकॉज अजरबैजान और अर्मीनिया न्यूज में थे बिकॉज ऑफ नगार्नो कराबाख रीजन, वो न्यूज में रहता है, तो वहां अजरबैजान अगर आपको पता है तो कर पाते। अब इतना तो पता होना चाहिए कि भाई अजरबैजान अफगानिस्तान को टच नहीं करता है। देख, अगर आपको मैप के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो आप अगर देखेंगे इधर कि भाई अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान ये रहा, अफगानिस्तान ये रहा, अजरबैजान कैस्पियन सी के उधर है, मतलब
अफगानिस्तान खुलेगा तो कैस्पियन सी में खुलेगा, वो भी नहीं खुलता है और लैंडलॉक्ड है उस सेंस में, ये पता होता आपको तो भी काम बन जाता। और जो अर्मीनिया अजरबैजान है वो कैस्पियन सी के उस साइड है। इतनी सी अंडरस्टैंडिंग भी होती तो आंसर हो जाता। तो इतनी तो आपको रखनी पड़ेगी, तभी है कि मैपिंग सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैपिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो तब भी काम बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बड़ी आसान स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या आप ही बताओगे इसका आंसर मेरे साथ मिलके, और इसमें हम अप्लाई करेंगे अपना दम माइंडसेट। क्वेश्चन है मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। अब भाई मोनाजाइट ये तो पता होता आपको थोड़ा बहुत ही कि मोनाजाइट एक सैंड है जो इंडिया के कोस्टल एरिया में मिलती है और उससे कुछ निकलता है, कहने का थोरियम निकलता है जिससे हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स चला सकते हैं। इतना अगर आपको पता है, बस इतना तो पता होना चाहिए भाई मोनाजाइट क्या है। और ये पता होना चाहिए कि मोनोजाइट से कोई ना कोई थोरियम या न्यूक्लियर की बात होती है, फ्यूल की बात। ऑफ कोर्स थोरियम की बात होती है। हमारे पास मोनाजाइट है, थोरियम है, पर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर थर्ड स्टेज का नहीं है। इतना भी पता होता ना आपको तो भी काम बन जाए। इसको भी छोड़ दो। क्वेश्चन देखो, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम। अब हमें नहीं पता करते हैं कि नहीं करते, नहीं पता भाई। अगर आपको पता ही नहीं है मोनाजाइट के बारे में तो अज्यूम कर लेते हैं कि शायद इसमें रेयर अर्थ हों, बहुत तरह के हैं। और मोनाजाइट है क्या, मान लेते हैं कोई तरह की ओर है। ये आपको ऐसा लग रहा है, सैंड है ना, सैंड में ओर से भी क्या निकलते हैं आपके मिनरल्स ही निकलते, मिला यही एटम्स ही निकलते हैं, मिनरल्स ही निकलते हैं। अगला है मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। इंटायर कोस्टल सैंड, और यहां समझ में आया कि वो कोस्टल सैंड की बात कर रहा है तो मिलता तो कोस्टल सैंड में ही है, तभी उसने कोस्टल सैंड डाला होगा। वर्ड क्या, इंटायर। अब ये कहना कि इंडिया की सारी कोस्ट पे मोनाजाइट सैंड मिलती है, बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मोनाजाइट सैंड इंडिया के कुछ कोस्ट में मिल सकती है ना भाई, सारी कोस्ट यूनिफॉर्म थोड़ा ना है, सभी में थोड़ा ना मिलेगी। अगर आपको इंडिया की कोस्टल यहां पे ना मिली तो क्या करोगे। तो इंटायर तो बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, पर इस स्टेटमेंट से ये पता लग गया आपको कि भाई मिलता तो ये सैंड में ही है। अब हमें समझ में आ गया है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। तो आपको समझ में आया है कि मोनाजाइट, अगर मोनाजाइट में थोरियम है तो सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसी चीजों को सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बिकॉज दे आर रेडी रेडियो एक्टिव, इससे न्यूक्लियर वेपन बन सकते हैं। तो अगर यहां थोरियम हुआ तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अगर थोरियम ना हुआ तो ये गलत है। तो मैं मानता हूं कि थोरियम है तभी 4 सही है और 3 सही नहीं है। मैंने 3 काट दिया, आंसर वैसे ही आ गया बी, पर आपको आगे चेक करना है, वैसे कर लें। तो 2 और 4, अगर 2 सही है तो 4 सही होगा, अगर 4 सही है 2 सही होगा। 2 4 इकट्ठे आएंगे, 2 4 इकट्ठे कहां पे हैं, इसको काट दें, इसको काट दें, बचा 1 2 4 एंड 1 2 3 4। अब रह गया हमारा कि भाई 1 2 4 तो सही है, 1 2 3 4, तो 1 2 4 तो वैसे ही सही है। थर्ड के गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज सारे स्टेटमेंट नहीं मिलती होगी। यहाँ रेयर अर्थ मेटल तो अपने आप सही हो गया, ये हमने निकाल लिया, ये बच गया है। हम इंटायर कोस्ट तो हमेशा गलत मार्क करेंगे, बिकॉज ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अगर कहीं पे ना मिला तो मतलब एग्जामिनर को पूरे हर इंडिया की कोस्ट पे जाके प्रूव करना पड़ेगा हर कोस्ट में मिलता है, हर कोस्टल सैंड में मिलता है। ये वो प्रूव नहीं कर पाएगा। वो क्या प्रूव कर सकता है कि यहां मिलता है। इंटायर कोस्ट को प्रूव करना, इतनी लंबी कोस्ट है हमारी, अगर कई जगह पे ना मिला तो क्या करेगा एग्जामिनर। और मोनाजाइट सैंड अगर कहीं पे मिल रहा है तो ये ऑप्शन ऐसा होगा कि कई जगह मिलता है, हमने जान के इंटायर लिख दिया और उसको गलत करने के लिए, और इंटायर पॉसिबल भी नहीं है एज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। तो आंसर विल बी बी इज द आंसर। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या आंसर है इसका, बी इज द आंसर। अब हम आगे देखते हैं। इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स। भाई 25 बार पूछ लिया ये क्वेश्चन, पहले भी आया था ना 2024 में भी। भाई नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन कब होगा, जब सन टॉप पे होगा, कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। उसके बाद तो दिन, उसके बाद सन नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, फिर रात लंबी होनी स्टार्ट हो जाती है और दिन छोटे। दिन सबसे ज्यादा बड़े होते हैं जब सन बिल्कुल टॉप पे होता है, और सबसे ज्यादा टॉप पे कब होता है वो,
जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब आता है, वो कौन से मंथ में आता है, ट्रॉपिक ऑफ मंथ आता है, जून का मंथ होता है, वो वर्ड आपको याद है टर्म 21 जून। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, फर्स्ट ऑफ जुलाई में तो नहीं है, आंसर तो जून ही है। अब वैसे ही देख लेते बात किसकी हो रही है, जून और जुलाई की, और आपको पता है जून और जुलाई में कौन सा बेस्ट है, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, दैट इज बी इज द आंसर। यहीं पे छुपा हुआ है कि बस ये ढूंढ रहे हैं कि जून और जुलाई में कौन से दिन में और जून या जुलाई में कब टॉपिक ऑफ कैंसर पे टॉप पे आता है, ये ढूंढना था। पता तो आपको लग ही गया था, यहां से ऑप्शन देके पता लग गया जून जुलाई की बात हो रही है, और जून कब होता है, जून में होता है, ना कि जुलाई में। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये कुछ लेक्स वेटलैंड दिए थे, लेक दी थी, लोकेशन पूछी थी आपसे, क्या पूछी थी, लोकेशन पूछी थी। अब मुझे एक चीज बताएं, इसमें बड़े फेमस से पूछे आप, पंजाब में जो वेटलैंड पढ़ते हैं आप, होकेरा वेटलैंड नहीं पढ़ते हैं, रेणुका वेटलैंड तो हिमाचल प्रदेश में पढ़ते हैं, होकेरा भी आप पंजाब में तो नहीं पढ़ते हैं। जो पंजाब के वेटलैंड ना कुछ, उसमें होकेरा तो नहीं आता है, ये तो गलत है। रुद्र सागर पढ़ते हैं, इट इज इन त्रिपुरा। सस्तम कोटा इज इन केरला, कोटा इज इन केरला, सस्तम कोटा। 4 इज करेक्ट। नॉलेज के बेसिस पे, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ये तो नॉलेज है, केरला में है, ये गलत हो गया है। थर्ड सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट नहीं है, तो 2 and 3 ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। होकेरा इंडिया के नॉर्दर्न साइड पे है, इतना पता होता है ना, नदर्न साइड पे है होकेरा, तब भी ये क्वेश्चन हो जाता। तो होकेरा इज इन नदर्न साइड ऑफ इंडिया, दैट शुड बी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर, दैट इज अगला वाला 31 नंबर क्वेश्चन। पर हमें यह पता लग गया कि अब हम पेपर में होकेरा वेटलैंड भी पढ़ के आएंगे, क्योंकि होकेरा पहले पूछ लिया है। वैसे भी ये इंडिया के नॉर्थ में, जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीलंका के पास और श्रीनगर के पास है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर के पास है, तो मैं ये पढ़ के जाऊंगा। मैं रेणुका भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा और ये भी पढ़ूंगा। अब ये चारों वेटलैंड इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ये लर्निंग है पीवाईक्यूज में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जो पहले पूछी गई हैं स्पीशीज पेपर्स में, वही इंपॉर्टेंट होती है। ये था ना, बाकी स्पीशीज भी आप करनी स्टार्ट कर दोगे, तो जो बाकी न्यूज में वो करोगे, बाकी कोर स्पीशीज तो वही करोगे जो पेपर में बार बार पूछी गई हैं। दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अब लिखें, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये तो हो गया हमारा, सॉरी इधर 31। कंसीडर द फॉलोइंग: आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर एंड दीक्षा, विच वन ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। भाई ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म वो होते हैं जिसका हम बेस बना के दे देते हैं कि इसके बेस पे तुम अपनी टेक्नोलॉजी बनाते रहो। जैसे जो है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इट्स द ओपन सोर्स। उस यूपीआई का यूज करके फोन पे ने भी ऐप बनाई है, गूगल पे ने भी बनाई है, सभी बना रहे हैं उस पे बैठ के। तो कहने का मतलब है यूपीआई इज ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी बना रही है, उसमें आता है वर्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कोई भी यूज कर सकता है, वो ओपन सोर्स होता है। और सब कुछ जिसकी भी जो प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट बना रही है आजकल, वो सारे ओपन सोर्स ही हैं, ताकि उसको वो यूज कर सके अपने आप को प्रमोट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे वो कोविन था, ये हमने बाकी कंट्री की हेल्प करी, चाहे वो आरोग्य सेतु हो, चाहे वो डिजी लॉकर, चाहे वो दीक्षा, all will work on a one simple philosophy and principle, that is DPI, and DPI is based on the idea of open source. So answer will be 4, because government कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बनाएगी जो ओपन सोर्स ना हो, because government एक बार इन्वेस्ट करती है, उसका काम प्रॉफिट नहीं है, उसका काम है इस पे सारे बाकी कंट्रीज, बाकी प्लेयर्स इसका यूज कर पाए, तो सभी क्या होंगे, ओपन सोर्स होंगे। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू वेब 3.0। अब भाई वेब होता है ना, वेब 1.0 2.0, जैसे पहले वेब होता था, उसमें क्या होता था, आपने इंफॉर्मेशन दी और आपने इंफॉर्मेशन दे दी, काम खत्म, मतलब टॉप डाउन होता है वेब 1.0। आपने मतलब कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी, बस आपके पास आ गई, आपके पास कोई स्कोप नहीं है उस इंफॉर्मेशन को चेंज करने का। जो वेब 3.0 है वो एक्सट्रीम एडवांसमेंट है। अगर एडवांसमेंट है इसमें मतलब टॉप डाउन तो नहीं होगा। अगर वेब 1.0 वाज टॉप डाउन अप्रोच, गूगल ने कोई इंफॉर्मेशन दी, काम खत्म, अब वो इंफॉर्मेशन को आप चेंज नहीं करोगे, गूगल चेंज कर सकता है। आपके पास उसको बस देखने का क्या है,
पावर है। गूगल ने कोई पेज बनाया, उसको लिख दिया उस पेज पे, किसके बारे में, जो हमने अभी पढ़ा है, मान लो होकेरा वेटलैंड के बारे में। अब उसने इंफॉर्मेशन दी है, आपको इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है, करें, आप इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। बट वेब 3.0 ये तो नहीं होगा। वेब 3.0 का बॉटम अप अप्रोच होगा, जिसमें लोग भी इन्वॉल्व होंगे, किसमें, डाटा क्रिएट करने में, ऐसा कुछ होगा। तो आपने वेब 1.0 से कंपेयर किया, और वेब 3.0 अच्छी चीज है, तो इसके कौन से एस्पेक्ट लिखे होंगे, ब्रॉड पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखे होने चाहिए। और वो एस्पेक्ट्स जो आज की फिलॉसफी से मैच करते हैं, वो क्या है, बॉटम अप अप्रोच। जैसे एक है इन वेब 3.0 वर्ड, देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स, देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स, एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और वेब 1.0 वाज अ सेंट्रलाइजेशन, एंड वेब 3.0 इज ऑफ कोर्स अ डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज बॉटम अप अप्रोच। तो ये तो वैसे सही हो गए। एंड यहां वर्ड क्या, कैन भी, बिल्कुल सही बात है। कैन मतलब ये चीज आज की है, और वेब 3.0 भी आज का मॉडल है, दोनों सिंक में है आइडिया। ये भी टेक्नोलॉजी आज की है, और ये भी आज का आइडिया, दोनों सिंक में है। और अगर ठीक है, इसको कुछ भी करना है, पहले से पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। ऊपर क्या लिखा है, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। तो यहां फिर किसको पावर दे रहे हैं, लोगों को। वो किससे लिंक्ड है, ब्लॉकचेन से। अगर 1 सही होगा तो 2 पक्का सही होगा, बिकॉज दोनों के आइडिया क्या है, स्टेटमेंट्स आर सिंक्रोनाइज्ड एसएस। वेब 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. All 3 statements are in sync with each other. तो अगर सही होंगी तीनों होंगी, नहीं तो तीनों भी नहीं होंगी। तो नन ऑप्शन है, नहीं है, तो ऑल विल बी करेक्ट, दैट इज डी इज द आंसर। डी इज द आंसर, ऑल विल बी करेक्ट। अब हम आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS, सास, मतलब आप सर्विस दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की फॉर्म में सर्विस दे रहे हैं। मान लो भाई आप हैं, किसी कंपनी ने आपको सॉफ्टवेयर दिया। सॉफ्टवेयर मतलब कोई ऐसी चीज, ऐसी एप्लीकेशन, ऐसा फीचर जिसको आप यूज कर पाए, एंड दे आर टेकिंग सम मनी फ्रॉम यू, दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर एज सर्विस। भाई आप मान लो जीमेल है, जीमेल एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको सर्विस देते हैं और आपसे लेते हैं पैसा, वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर उसकी स्टोरेज बढ़ानी है तो पैसा दें। तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपको वो सर्विस दे रहे हैं कि आप मेल कर पाओगे, पर वो है क्या, सॉफ्टवेयर। अप टू अ सर्टेन लेवल अगर आप उसको यूज करते हैं, देन यू हैव टू पे द चार्जेस। बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, और उस फ्री सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आपको उसको एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट्स लेने हैं तो उसको पे करना पड़ता है। तो SaaS buyers can customize the user interface and can change data fields। भाई एज्यूम कर लेते हैं हॉटमेल, आउटलुक एंड याहू मेल, तीनों का आइडिया बिल्कुल सेम है और तीनों सॉफ्टवेयर हैं। ऑफ कोर्स दे आर फॉर्म ऑफ SaaS। 3 तो होगी करेक्ट हमारी, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही है और सर्विस भी। भाई चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर एक होता है हार्डवेयर, वो चीज हार्डवेयर नहीं है, वो क्या अपने आप में क्या सॉफ्टवेयर, और ये हार्डवेयर तो नहीं है, ये क्या बन गए, सॉफ्टवेयर ही बन गए। अब आपने याहू मेल ली, क्या तुम उसको कस्टमाइज कर सकते हो, क्यों नहीं कर पाएंगे भाई। अगर आप उसको बाय करेंगे, उसको कस्टमाइज भी कर पाएंगे। एक तो स्टैंडर्ड मॉडल होगा, अगर आप इसको और ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है एज अ सर्विस, आपने खरीदा, आप उस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, आप उसका यूज कर रहे हैं, मान लो यही आउटलुक और हॉटमेल। अब आपने पैसा दिया तो उसको कस्टमाइज तो करवाएंगे ना, तभी तो पैसा दिया होगा, सेम क्यों होगा सभी के लिए। SaaS users can access their data through their mobile devices। भाई हमने कोई सॉफ्टवेयर लिया तो हमें डाटा भी तो एक्सेस करने का राइट मिलेगा, चाहे वो मोबाइल डिवाइस से करे, चाहे वो कंप्यूटर से करे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से करेगा। ये तो वैसे लिख दिया, बस याद है कि वो डाटा अपना असेस कर सकता है नहीं, तो बिल्कुल करेगा। अगर वो कस्टमाइज कर सकता है तो डाटा भी असेस करेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की सारी सर्विस मिलेंगी। कैन वर्ड लिखा है, कैन लिखा है, तो बिल्कुल कर सकता है, जो मर्जी कंडीशन हो, पैसा दे के करे ना करे, जब मर्जी करे, कितना करे, पर कैन है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, चाहे वो किसी भी एक एस्पेक्ट में करे। तो आंसर विल बी डी, दैट इज डी इज द आंसर। बड़े लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें पढ़ना भी नहीं था क्या होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, ये 4 स्टेटमेंट है, मेरे साथ पढ़े इसको, आसान क्वेश्चन है।
जैसे ही इतना बड़ा क्वेश्चन आया ना तो बोला करो थैंक यू गॉड कि भाई हमें अब ऑप्शन है, चांस है कि इसमें +2 नंबर आएंगे, क्योंकि मैं इसमें झूठ पकड़ लूंगा। दम लगा के, दम सीरीज के अप्रोच लगा के मैं इसको पकड़ लूंगा। कैसे देखते हैं, साथ में चलते हैं इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक अबाउट इन मीडिया। फ्रैक्शनल ऑर्बिट बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, बॉम्बार्ड करना है किसी चीज को, बॉम्बार्ड करना है। बॉम्बार्डमेंट का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो उस पर इंपैक्ट डाला जा रहा है, फोर्स वाला। अब एक है दिस इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल। अ हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू अ स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन द स्पेस। एस्ट्रॉयड आ रहा है अर्थ पे, आपने मिसाइल फेंकी और उसको वहां पे तोड़ दिया। भाई एस्टेरॉयड और मिसाइल को तोड़ेंगे तो ब्लास्ट कहां पे होगा, अर्थ पे होगा ना। भाई एस्ट्रॉयड आ रहा है, अब जाके टक्कर मारे, कोलिजन होगी, तो फिर नुकसान कहां पे होगा, अगर वो अर्थ को अप्रोच कर रहा है, अर्थ पे होगा। और यहां पे मुझे समझ नहीं आई बात, ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल का नाम आया बीच में, बॉम्बार्डमेंट लिख दिया बस। फ्रैक्शनल ऑर्बिट का तो मतलब ही नहीं आया कि ऑर्बिट फ्रैक्शन वाइज कुछ हो रही है चेंज। फ्रैक्शनल ऑर्बिट का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट का मतलब, बॉम्बार्डमेंट का मतलब क्लियर हो गया इससे। और ये कोई अर्थ को अप्रोच कर रही है, ऐसे ऐसे तो ना होता कि एस्ट्रॉयड आ रहा है और अपने तोड़ दिया। एस्ट्रॉयड आ रहा है, उसको ऐसे कौन तोड़ता है कि अर्थ से मिसाइल फेंक के तोड़े उसको, नुकसान तो फिर होगा ना। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा इसमें। तो ऐसे कहाँ आपने देखा एस्ट्रॉयड आ रहा है, आपने मिसाइल फेंक के एस्ट्रॉयड तोड़ दिया, कोई मूवी थोड़ा चल रही है यहाँ पे। A spacecraft lands on another planet after making several orbital motions. A spacecraft lands on, यहाँ bombardment का मतलब नहीं आया, इसमें bombardment टर्म नहीं आ रही, इसमें फ्रैक्शनल ऑर्बिटल टर्म नहीं आ रही। आना तो पूरा आइडिया चाहिए ना। A missile is put into an stable orbit around the Earth and deorbits. This is called as fractional orbital over a target on the Earth. टारगेट मतलब बॉम्बार्डमेंट, दोनों आ रहे हैं फ्रैक्शनल ऑर्बिट एंड बॉम्बार्डमेंट का आइडिया। अब मिसाइल आपने कहीं पुट की, फिर वो धीरे धीरे नीचे आई, फिर वो टारगेट पे गई। यहां से आ रहा है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्ड करने वाला सिस्टम, यहां पे लग रहा है सब कुछ, दोनों चीजें। अ स्पेसक्राफ्ट मूव्स अलोंग अ कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेसेस अ प्रोब ऑन इट्स सर्विस। ना तो बॉम्बार्डमेंट आया है, ना इसमें ऑर्बिट आया है, ये भी दोनों गए। आंसर इज सी इज द आंसर। सारा पढ़ें, बस देखें कि मेरा पूरा का पूरा टर्म जस्टिफाई हो पा रहा है कि नहीं इसमें। इफ यू कैन डू दैट देन क्वेश्चन इज इजी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, 36 and 37. Which one of the following is the context in which the term qubit is used? qubit कहां यूज होते हैं, एक होता है बिट, एक क्या होता है क्यूबिट। अगर बिट कहां यूज होती है कंप्यूटिंग में, क्यूबिट कहां यूज होगी क्वांटम कंप्यूटिंग में। वर्ड एसोसिएशन, कोई सोचना ही नहीं है। बिट वैसे क्यूबिट, जब बिट है आपकी कंप्यूटर के लिए, क्यूबिट किसके लिए, क्वांटम कंप्यूटर के लिए। सिंपल लॉजिक है, तो आंसर इज बी। अगला देखिए, वर्ड एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं छोड़नी है आपको। शब्दों का गठन करके देखेंगे तो शब्द रचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, शब्द रचना कॉल्ड एज वर्ड एसोसिएशन। नेक्स्ट देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। फर्स्ट इज क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, radio frequency identification, wireless local area network. Which of the above are considered as short range devices or technologies? भाई इसका मतलब क्या है, लैन लोकल है तो ऑफ कोर्स शॉर्ट रेंज होगी। RFID टोल पे जाते हैं, वो भी शॉर्ट रेंज होती है। क्लोज सर्किट टेलीविजन ऑफ कोर्स ये क्लोज सर्किट है,
क्लोज सर्किट टेलीविजन, तो क्लोज सर्किट है तो ऑफकोर्स नाम क्या लग रहा है, शॉर्ट रेंज। आंसर इज डी। सभी में लग रहा है नाम से क्या है, शॉर्ट रेंज। पता भी नहीं है क्या होता है तब भी निकाल देंगे। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन द ह्यूमन टिश्यूज। Biofilms can form on food and food processing services. Biofilms can exhibit antibiotic resistance. Biofilms can form medical implants within human tissues. भाई वर्ड है बायोफिल्म, बायोफिल्म, बायोफिल्म। तुम इसको बायोफिल्म ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है। बायोफिल्म कोई चीज होगी ना जिसमें बायो मतलब लिविंग एलिमेंट आ रहा है, फिल्म मतलब उसकी जो परत होगी, फिर उसको तुम जैसे मर्जी करें ना भाई। बायोफिल्म एक ऐसा आइडिया है जो आपने बनाया है, उसको तुम किसी भी तरीके से यूज कर सकते होगे। कैन वर्ड लिखा है, ना एफिशिएंसी की बात की है, ना उसकी बात की है कि वो अच्छे से काम करेगा। तो बायोफिल्म, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं, एक बायोफिल्म को काट के मैं यहां एक पैरेलल बना लूं, वो कौन सा पैरेलल है जो हमने पहले पढ़ा, कार्बन डॉट्स। कार्बन डॉट्स को या नैनो बोर्ड्स को तुम कहां यूज कर सकते हो? क्या तुम नैनो बोर्ड्स को यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर में? जहां मर्जी करो। बायोफिल्म्स का आइडिया अगर समझ में आ गया कि ऐसी कोई चीज है जिसमें लिविंग चीज है और उसकी फिल्म बनती है, तो फिर लिविंग को, ऑर्गेनिज्म को तुम मेडिकल इम्प्लांट की तरह यूज कर सकते हो, फूड पे लगा सकते हो, तुम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में लगा सकते हो। ये तो आइडियाज है ना ब्रॉड, और ये भी ब्रॉड आइडिया है। दोनों ब्रॉड आइडियाज को लिंक तो कर ही सकते हो। क्या दिक्कत है? ये भी एक आइडिया है, वो भी एक आइडिया है, दोनों को लिंक तो कर ही सकते हो। कैन वो कर तो सकते ही है वो, हाँ उसमें कोई एडिशंस चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बायोफिल्म एज अ कंसेप्ट को यूज करके तुम उसका यूज तो कर सकते हो। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी। तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये आइडिया है। आइडिया को तुम उसमें एडिशंस करके उसके लिए वहां यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 38। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। भाई क्या होते हैं प्रोबायोटिक्स? आप जो खाते हैं ना भाई, जो पीते हैं प्रोबायोटिक्स, अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएं कि आप क्या प्रोबायोटिक्स लेते हैं, तो वो होता है कि ऐसी चीजें कुछ जो बायो आपकी बॉडी में है उसको प्रो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपकी बॉडी में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। कई बार जब वो नहीं होते तो आपको एक्स्ट्रा प्रोबायोटिक्स में वो ऐड, प्रोबायोटिक्स का यूज करके उनको बढ़ा सकते हो। द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स। The organisms in the probiotics are found in foods we ingest, but they do not naturally occur in our gut. भाई जो प्रोबायोटिक्स है आप आर्टिफिशियली ले रहे हैं, वो फूड्स में भी तो होंगे ही होंगे, पर वो नेचुरली अकर नहीं करते। भाई नेचुरली क्यों अकर नहीं करते? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आप फूड से भी लेते हैं, वो नेचुरली आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी को चलाने में हेल्प करते हैं। प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स। ऑफ कोर्स प्रोबायोटिक्स का मतलब क्या है? कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो आप कुछ खाते हैं उसको तोड़ते हैं, जो भी करते हैं, तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो मिल्क की भी करेंगे, शुगर भी करेंगे, बस ये पता है आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हाँ करते हैं, प्रोबायोटिक्स करते ही होंगे प्रोबायोटिक्स अगर वो हमारे लिए अच्छे हैं तो। और प्रोबायोटिक्स क्या है? हेल्थ की बात हो रही है, तो डाइजेशन इज अ गुड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। और वो आर्टिफिशियली भी होते हैं, फूड में भी होते हैं, वैसे भी एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज। अगर किससे बने होते हैं? बैक्टीरिया और यीस्ट से मिलकर बने हैं। प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। तो हाँ हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया हैं, यीस्ट हैं, बिल्कुल है। तो ये हमारे बॉडी में नेचुरली भी एग्जिस्ट करती हैं, हम फूड से भी लेते हैं, ये आर्टिफिशियली भी ले सकते हैं, सारे तरीके हैं। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बट अब आती है बात कि आंसर तो तीनों नहीं है। आंसर तीनों नहीं है तो आंसर तीनों हो भी नहीं सकते ना भाई। तीनों, ये तीसरी सही थोड़ा है। यहाँ पे क्या लिखा है? दे डू नॉट नेचुरली अकर, तो ये गलत होगी ना। तो आंसर क्या? 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो यहां लिखा है कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। हमने बोला कि कोई भी बैक्टीरिया है, हम जो ले रहे हैं प्रोबायोटिक्स, इसका मतलब ये पहले वो एग्जिस्ट करता था पर वो इतना है नहीं बॉडी में, तो हमें लेना पड़ रहा है। और प्रोबायोटिक्स होते हैं ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, हेल्थ में डाइजेशन आती है, थर्ड वैसे सही हो गया। और हाँ कुछ बैक्टीरिया और यीस्ट हमारी बॉडी में वैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये इनको तुम लेके भी प्रोबायोटिक्स ऐड करके भी पी सकते हो।
वो आता है ना प्रोबायोटिक मिल्क आते हैं, छोटी छोटी शीशीज आती होती हैं मदर डेयरी की, वो बंदा पीता है, डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, या कूल्ट करके होता है कुछ, ये मिलती रहती हैं, बड़ी कंपनी है इसकी, लोग पीते हैं कि हाँ भाई छोटी सी चीज़ें पिए, वो प्रोबायोटिक्स हैं बस अपने गट की हेल्थ को बढ़ाने के लिए। आजकल न्यूज़ में बड़ा आता है गट हेल्थ को सही करें, गट हेल्थ को सही करें, तो उसमें ये बताया जाता है कैसे आपका गट खराब है तो सारी डाइजेशन खराब हो जाती है। तो उससे अगर आप थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे हैं तो ये आंसर वैसे ही आ जाएगा, 38 का आंसर इज सी। आया समझ में यहाँ तक? तो वी विल डू द अनदर क्वेश्चंस इसके बाद वाले इन द सेशन 3, बट आई होप आपका ये जो एप्टीट्यूड बन रहा है, एल्गोरिथम बन रहा है, पैटर्न डिकोड हो रहा है, वो आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। और जो बायोफिल्म वाला क्वेश्चन था, आपको सिंपल ये सोचना है क्या बायोफिल्म ऐसा कर सकती हैं। अगर बायोफिल्म एक ब्रॉड आइडिया है तो उसको हर जगह यूज कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि वहां पे यूज नहीं होगा, उसके ऑल पॉसिबिलिटीज होती हैं। वर्ड कैन है, हाँ ऑफकोर्स उसमें एडिशंस करके तुम कर सकते हो, करे अच्छे से ना करे वो हमारा काम नहीं है। बायोफिल्म्स हैं, एक कंसेप्ट है, काम खत्म। आया था समझ में? तो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।